शुरू करते हैं। तो आज संविधान का जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे शुरू करेंगे। हमने बताया था पिछले क्लास में कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान के निर्माण में सभा का क्या योगदान था, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था और संविधान सभा में मुख्य रूप से कौन कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए मूल संविधान में 365 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग। ठीक है। अभी जो वर्तमान में संविधान हमारे पास है उसमें कुछ संशोधन होते गए। संशोधन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी है। आवश्यकता कैसे पड़ गई? जैसे मान लो अभी सबके हाथ में मोबाइल है ना। मोबाइल तो पहले जब देश आज़ाद हुआ तो सबके हाथ में मोबाइल नहीं था। आज के परिवेश में शायद ही कोई इंडियन ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल नहीं हो, या शायद अगर इंडियन की नहीं करें तो अगर परिवार की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके पास मोबाइल नहीं है। लगभग सभी परिवार में मोबाइल। तो मोबाइल से संबंधित उस समय कोई कानून, जैसे साइबर जो हैकिंग हो रहा है ना, साइबर के माध्यम से जो हैक कर लिया जा रहा है आपका ईमेल आईडी, चाहे बैंक अकाउंट, और पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं, तो वो उससे संबंधित कानून उस समय तो नहीं लिखा जा सकता था और आज उसकी ज़रूरत है। तो उससे अगर संबंधित कानून की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन क्यों हो जाता है? संशोधन हमारे वर्तमान परिवेश की आवश्यकता के अनुसार हम मजबूर हो जाते हैं कि कानून में कुछ संशोधन करें, या तो जो पुराना कानून है उसमें हम कुछ बदलाव लाएं या नया कोई कानून उसमें जोड़ दें। ये करते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई उस आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन होता गया और संविधान में संशोधन के अनुसार ये रूपरेखा आज वर्तमान में हमारे सामने है। वर्तमान में यह संशोधित संविधान जो कहें उसको 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। ठीक। इसमें से प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में पढ़ना शायद संभव नहीं, और ना ही तुम्हारे संभव है भी, लेकिन तुम्हारे स्तर पर बताना जरूरी नहीं। 22 भाग के बारे में थोड़ा सा और थोड़ी सी जानकारी जो है तुम्हारी अनुसूचियों के बारे में रखनी जरूरी है। ठीक है। तो चलो आज हम देखते हैं अनुसूची के बारे में। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना? यस। चलो अनुसूची देखते हैं। अनुसूची क्या है? जैसे तुम्हारे हमने उस दिन बताया भी था थोड़ा सा कि जैसे तुम्हारा कोई किताब है तो किताब में जो विषय सूची दिया रहता है या कंटेंट्स जो दिए रहते हैं कि इस पार्ट में, चौथा पार्ट में, तीसरा पार्ट में, दूसरा पार्ट में ये चीज़ पढ़ना है, वैसे ही समझ लो कि संविधान में ये अनुसूची क्या है? पाठ का नाम। समझने के लिए हम इसको मान सकते हैं। अब अनुसूची में जब हमारा मूल संविधान, अभी हम लोगों ने देखा जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था, लिखा गया था, तो अनुसूची उसमें कितना था? 8, और वर्तमान में 12। तो सबसे पहले हम 8 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे और उन्हीं 8 अनुसूचियों के बाद पढ़ लेने के बाद से हम बाकी आगे की अनुसूचियों के बारे में। जो सबसे पहला अनुसूची था, पहला अनुसूची था, क्योंकि हम अपने देश के बारे में लिख रहे थे। ये किसके लिए, संविधान किसके लिए बन रहा है? अपने देश के लिए बन रहा है। तो सबसे पहले देश, भारत देश
क्या है इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें इसकी विशेषता के बारे में बताया गया है, भारत देश के बारे में बताया गया है। नौटंकी है, सीधा सीधा सीधा। भारत देश के बारे में बताया गया है, आवाज नहीं। उसके बाद इसके राज्य जो है उनके बारे में, और उसके बाद इसके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब भारत तो हम बता ही दिए कि भारत के बारे में, और राज्य देख रहे हो हम बिहार राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश राज्य है, झारखंड है, बंगाल है, इस तरीके से है ना, तो राज्य है। तो ये राज्य कौन कौन से हमारे देश में हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, किस राज्य से उनकी सीमाएं, जो राज्य हैं, राज्य का गठन किया गया है, उन राज्यों की सीमाएं किन किन राज्यों से, जैसे बिहार, तो बिहार का जो सीमा है, बिहार की जो सीमा है किन किन राज्यों से टच करती है। ये तब न समझ में आया कि बिहार जो है कहाँ पे स्थित है, बस समझ में आ रही है ना। तो भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, हमारे देश में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति या अनजान व्यक्ति लेकर के, जिसको पता नहीं है भारत के बारे में, अगर वो संविधान लेकर के देखे तो भारत की रूपरेखा उसको समझ में आ जाए। ठीक है। दूसरा जो अनुसूची है, दूसरा अनुसूची में वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते किनके वेतन। हाँ, अब मान लो कि मेरा वेतन और छोटे छोटे कर्मचारियों के वेतन क्या रहेंगे, उससे संबंधित यहाँ वर्णन नहीं। एक तरह से अगर ठोस शब्दों में कहो तो कह सकते हो कि संवैधानिक पद के, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, या फिर अन्य जो भी संवैधानिक पद हैं, ठीक है, उनके लिए ये उनका वेतन और भत्ता क्या रहेगा। आज के डेट में भारत में सबसे ज़्यादा वेतन किनको मिलता है, राष्ट्रपति को मिलता है। आज की डेट में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन मिलता है, और उस पर कोई जो है टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च नागरिक हैं। तो वो टैक्स देंगे तो फिर बात ही क्या रहेगी, वो सबसे टैक्स वसूलवाएंगे ना, वो खुद का है टैक्स देंगे। ठीक है। तो वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा है। और तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में जो ये लोग जिनके भत्ते, वेतन और भत्ते की बात की गई है, उनके शपथ के बारे में। शपथ समझ रहे हो, ओथ बोला है अंग्रेजी में उसको, इसको अनुसूची को अंग्रेजी में शेड्यूल्स बोला जाता है, शेड्यूल। ठीक है। वैसे शपथ को हम लोग अंग्रेजी में ओथ बोलते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं अपने कार्य की, कि हम कार्य के प्रति कितने सजग रहेंगे, गोपनीय रखेंगे जो उसकी बातें रहेंगी वो, और कर्मठता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ हम अपने पद की जो गरिमा है उसको बरकरार रखते हुए कार्य का निर्वहन करेंगे। इसका शपथ। और भी बातें होती हैं शपथ में, हम लोग उसको जानेंगे। मतलब शपथ लेना समझ लो ना, पद पर बैठने से पहले श्रेष्ठ व्यक्ति उनको कोई शपथ दिलाते हैं कि मैं अपने कार्य के प्रति सजग रहूँगा, कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। ठीक है, ये शपथ हो जाता है। इसमें तीसरी अनुसूची। ठीक है, समझ में आया ना पीछे? अच्छा रुक जाओ, रहने दो, रहने दो, हम उसको बगल में बाकी लिख देते हैं। ठीक है, तो तीसरी हो गई। चौथी जान ही रहे अभी लिखने में, पहले समझो। चौथी अनुसूची में राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? 10वां में चलोगे तो डिटेल्स में इसमें बताएंगे। फिलहाल ये जानो कि जो संसद भवन है उसमें दो तरह, लोकसभा और राज्यसभा, दो तरह के लोग बैठते हैं। जो यहाँ नहीं पढ़ना है, 10वीं क्लास में बताएंगे, डिटेल्स में है। यहाँ से सिर्फ समझ लो कि दो तरह के लोकसभा, जो यहाँ से हमारे लोकसभा क्षेत्र से सांसद लोग चुन के जाते हैं, उनको लोकसभा में बैठते हैं। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से इस सभा में, राज्यसभा में कितने लोग नियुक्त होकर जाएंगे, अपने मन से नहीं भेज देना है, अपनी मर्जी से नहीं भेज देना है।
उसका संविधान में वर्णन है कि बिहार से राज्यसभा में कितने जाएंगे, उत्तर प्रदेश से कितने जाएंगे, ठीक है। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जिनमें चुनाव होता है तो उसमें से भी क्या होते हैं, वहाँ जाते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में चर्चा किया गया है, किसमें, चौथी अनुसूची, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची है एससी और एसटी, यानी कि एससी क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, और एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब्स। एससी शेड्यूल कास्ट का हिंदी होता है अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब्स का हिंदी होता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो हम शॉर्ट में उसको लिख देते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एससी या एसटी, ठीक है। अगर हिंदी में अगर लिखें तो इसको कहेंगे अनुसूचित, अनुसूचित समझ जाएगा, जाति, और इसको कहेंगे, इसको अनुसूचित जनजाति, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित क्या है, इसमें बताया गया। अनुसूचित जाति क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है ना पीछे, हल्ला नहीं करो। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रशासन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? जाति और जनजाति के बारे में बता दें। जाति देखो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति उनको बोला जाता है जो हमारे वेशभूषा से, कल्चर से उनका कल्चर नहीं मिलता। कल्चर मतलब क्या होता है? कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति, और संस्कृति का अर्थ होता है खान पान, पहनावा ओढ़ावा, समझ रहे हो ना। हम जैसे खाना खाते हैं, खाने की जो रीति है वो, ठीक है, पहनावा ओढ़ावा है, मान्यताएं हैं, बोलचाल की भाषा है, और पर्व त्यौहार मनाने की जो तौर तरीके हैं, ये सभी क्या आते हैं, संस्कृति में आते हैं। तो हमारी संस्कृति से, हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास में नहीं रहते हैं, जंगलों में रहते हैं या हमसे कट के रहते हैं, अलग रहते हैं, और हमारी संस्कृति से उनकी संस्कृति मेल नहीं खाती है। तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स अंग्रेजी में, और हिंदी में अनुसूचित जनजाति। और शेड्यूल कास्ट किसको कहते हैं? हमारी संस्कृति से उनकी संस्कृति मिलती जुलती है, वो हमारे ही परिवेश में रहते हैं, लेकिन समाज के कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, रुपये पैसे से ज़्यादा सबल हैं, मजबूत हैं, जमीन जायदाद उनके पास ज़्यादा है, और इस वर्ग के शेड्यूल कास्ट में जो जातियां हैं, उन जातियों के पास वैसी सबलता नहीं है, जमीन जायदाद ज़्यादा नहीं है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, और रुपये पैसे उनके पास ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों तरह की जो जातियां हैं, जो एक जंगल में निवास करती है, हमारी संस्कृति से मेल जोल नहीं खाती है, और एक वैसी जातियां जो हमारे ही परिवेश में रहती हैं, लेकिन हमसे बहुत नीचे स्तर का उनका जीवन स्तर है, या जो बड़े स्तर के लोग हैं वो उनके द्वारा उनको सताया जाता हो, या उनके संस्कृति से उनका मेल नहीं, संस्कृति नहीं, उनके जीवन स्तर से, रहन सहन का जो तौर तरीका है उनसे मेल नहीं खाता हो, वो थोड़ा सा दब के रहते हैं, जीवन स्तर उनका बिल्कुल नीचा है। जैसे कि वो डेली पैसे के अभाव में डेली साबुन नहीं लगा पाते, या पैसे के अभाव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, या पैसों के अभाव में एक ही कपड़े को वो सालों भर पहन के रहते हैं, या पैसों के अभाव में जाड़े के दिन में जूता वगैरह नहीं पहनते हों, या पैसे के अभाव में चप्पल या अन्य जो सामग्री है उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हों, तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे हम? शेड्यूल कास्ट में कहेंगे। तो इन जातियों को भी समाज में जीवन स्तर उनका ऊंचा हो सके और समाज की बराबरी में आ सके, इनके लिए इस अनुसूची में, इस संविधान के इस अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में
ये प्रावधान रखा गया कि इनको विशेष छूट दिया गया है, जिसको आरक्षण के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आरक्षण के बारे में मतलब जिनको आरक्षण की सुविधा दी गई है ताकि ये लोग भी ऊंचा उठ करके अन्य लोगों के सामान्य जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त कर सकें, तो इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं। उनके प्रशासन से संबंधित जो है इसमें वर्णन किया। ठीक है, हेल्थ क्या बात कर रहे समझ में आ रहा है ना। अब जो छठी अनुसूची है क्या है? छठी अनुसूची में सिर्फ इसमें से एक आ जाएगा एसटी। एसटी लिखे मतलब अनुसूचित जनजाति, समझ में आ रहा है ना। तो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित, सिर्फ एसटी के प्रशासन से संबंधित, लेकिन वो पूरे देश के प्रशासन से संबंधित नहीं। हमारे देश के मात्र 4 राज्यों के एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के जो जाति हैं उनसे संबंधित एक अलग अनुसूची में कानून बनाया गया है, उनके लिए विशेष सुविधा का अवसर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। तो जो ये शेड्यूल ट्राइब्स में है वो हमने बताया था पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर्स में जो लगातार नीचे में है असम है, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मणिपुर नहीं मिजोरम। ठीक है, तो 4 राज्य जो है इसमें आते हैं। एसटी की जो 6ठी अनुसूची है संविधान की, उसमें शेड्यूल ट्राइब्स के जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनके विशेष प्रशासन से संबंधित बताए गए हैं। प्रशासन से संबंधित उसमें मात्र 4 राज्य आते हैं। उसको AMTM के नाम से शॉर्ट में तुम जान सकते हो। AMTM ए से क्या हो गया? असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। मणिपुर नहीं याद, M से मणिपुर भी हो जाएगा, लेकिन मणिपुर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी ध्यान से सुनो, समझ में आ रही बात ना। तो AMTM हो गया। अब 7वीं अनुसूची है 100 से 7 और 100 से शक्ति। 100 से 7 होता है ना, और 100 से शक्ति। शक्ति का बंटवारा किएगा। कैसे शक्ति का बंटवारा किया गया है इसके बारे में 7वीं अनुसूची। ठीक है, शक्ति का बंटवारा का मतलब क्या हो गया? शक्ति किसमें बांटना? अपने ही देशों में शक्ति का बंटवारा करना है। कैसे? देश का एक सर्वोच्च व्यक्ति जो है पूरे देश पे कानून करता है। केंद्र में जिनका कानून चलता है वो केंद्र सरकार होती है, और विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों में भी अपने कानून बनाने के लिए कुछ अधिकार है उनके मुख्यमंत्री को। जैसे उत्तर प्रदेश में शराब बंद नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने शराब बंद कर दिया, तो ये भी कानून बनाने के हकदार हैं। तो उस तरीके से किन किन बातों पे कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, केंद्र के कौन कौन से कानून इनको फॉलो करने हैं, कौन कौन से राज्य के कानून इनको फॉलो करने हैं, इससे संबंधित जो है इस पर प्रावधान दिया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया गया है। शक्ति का बंटवारा 3 तरीके से किया गया है। एक रखा गया है संघ सूची, दूसरा रखा गया है राज्य सूची, और तीसरा रखा गया है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां हैं। अब संघ सूची में देखो, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, राज्य सूची, उसके बाद हो गया समवर्ती, समवर्ती, समवर्ती। ठीक है, तो अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या है? तो संघ सूची में जो भी कानून दिया गया है वो किसका कानून है? तो संघ मतलब केंद्र का, तो केंद्र की सूची इसको कह सकते हैं, यानी कि केंद्र का अधिकार कह सकते हैं, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार। और राज्य से तो स्पष्ट हो जा रहा है कि राज्य हो गया। और समवर्ती का मतलब क्या? हाँ, समवर्ती का मतलब हो गया, वेरी गुड, दोनों का समवर्ती का मतलब हो गया कि राज्य और केंद्र दोनों उस पर जो है कानून बना सकते हैं। लेकिन
अगर राज्य और केंद्र दोनों में किसी कानून के लिए झगड़ा हो जाए तो बात मानी जाएगी किसकी? केंद्र की मानी जाएगी, राज्य की बात नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि अभी सरकार यहाँ पर तुम्हारा बिहार में अभी गठबंधन चल रहा है नीतीश जी और तेजस्वी जी के साथ, तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हो सकता है कि कोई कानून बने तो ये लोग यहाँ का अपोज करें कि नहीं, हम इस कानून को नहीं मानते, तो बात किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, इनकी बात काट दी जाएगी। समवर्ती सूची से संबंधित जो कानून बनाए जाए वो वैसे कानून। अब जैसे समवर्ती सूची में क्या होता है, एक आध को उदाहरण देते हैं दोनों में, ठीक है? केंद्र सूची में कौन कौन से कानून आते हैं? केंद्र सूची में कानून आ जाएगा जैसे विदेशी संबंध बनाना, किसी राज्य को अधिकार नहीं है किसी विदेशी से संबंध बनाया जाएगा, कठोर संबंध रहेगा या मृदुल संबंध रहेगा, कैसा संबंध रखना है या कोई संबंध का डीलिंग करना है, तो वो राज्य सूची में मतलब राज्य नहीं कर सकता, जब करेगा तो केंद्र ही करेगा। ऐसे उसमें सूची है, कितनी सूची है उसके कानून बनाने के लिए? तो पहले था 97 इसमें क्षेत्र दिए गए थे जिसमें केंद्र जो है उस पर क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। अब इसको बढ़ा करके केंद्र चूंकि अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहा है तो बढ़ा करके आज की डेट में 102 वर्तमान में 102 क्षेत्र हो गए हैं जिस पर क्या हो रहा है? वो संघ सूची यानी कि केंद्र उस पर अपने अंडर में रखेगा। उन प्रावधानों के आधार पर केंद्र जो है उस पर विचार करेगा, राज्य को उस पर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और राज्य का जो क्षेत्र था वो 66 जिसको घटा करके 61 कर दिया, 66 था, अब घटा करके कितना कर दिया गया है? 61 कर दिया है, 5 इसमें से घटा दिया गया और अपना बढ़ा लिया। समझ में आ रहा है ना? और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची में भी पहले 47 था, क्योंकि समवर्ती सूची भी केंद्र उसमें प्रबल है, सबल है, ज्यादा मजबूत है, राज्य की बात नहीं चलती है तो कहने के लिए दोनों उस पर विचार करेंगे, लेकिन उसमें मजबूती किसकी रहती है? केंद्र की रहती है। तो पहले 47 अधिकार थे, अब आज की डेट में 52 अधिकार थे। बस सुना रही है, 52 अधिकार क्षेत्र हो गए हैं जिसमें इस पर कानून बनाते हैं। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है? अब देखो यहाँ 1 से हुआ, वहां तक 7 तक हुआ। अब इधर ना होता है तो कर देते हैं, बाकी कर दे इधर, मिटाने के बाद तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो ये केंद्र शासित यहाँ मिला करके यहाँ लिख देते हैं केंद्र शासित। ठीक है, अब यहाँ आओ, बाकी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ, शांति में आ रहा काय बेंच ला रहा है जी? चल बैठ। नौटंकी नहीं। अब आओ, 7 हो गया। अब 8वीं अनुसूची है, यहाँ तक मूल संविधान में था। ठीक है, 8वीं अनुसूची वो क्या कर रही है? क्या हुआ? क्या वैसे 8वीं अनुसूची में भाषा का है। वेरी गुड, भाषा। शुरू में कितने भाषा थे? 14 भाषा का। क्यों 14 का किया गया? क्योंकि जो मूल संविधान बना था उस समय 14 राज्यों का गठन किया गया। 14 राज्य, वो भी भाषा के आधार पर किया गया, मतलब भाषाई क्षेत्रों पे राज्यों का गठन किया गया। जो जिस राज्य में ज्यादा संख्या थी जिस भाषा की, उसके आधार पर भाषा का राज्य का गठन किया गया। 14 राज्यों का गठन किया गया, लेकिन बाद में संशोधन होते गया, 1+3+4 के रूप में संशोधन हुआ। ठीक है,
1 + 3 + 4 के रूप में संशोधन हुआ। अब 1, 3 और 4 कैसे संशोधन हुआ? तो ये 21वां संशोधन था, 21वां, और ये 21वां था। ये संशोधन जो था वो 71वां था। ये याद कैसे रखोगे? इसमें भी 21, इसमें भी 71, समझ रहे हो ना? 2 1 आ रहा है ना? 21वां, 71वां, ठीक है। और ये जो था 91वां नहीं होगा, 92वां होगा, 92 संशोधन, भाषा जोड़ा गया, ठीक है। जैसे अन्य राज्य के लोग भी मांग करने लगे कि हमारी भाषा भी रहनी चाहिए संख्या के आधार पर, तो इस तरीके से भाषाएं जो है संशोधन कर करके डाला गया इसमें भाषाओं को। आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषा हो गई है आज के दिन में। क्लियर? अब आइए 9वीं, मतलब अब जो संशोधित जो है संविधान में अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब 9वीं अनुसूची का संविधान बन के तैयार हुआ, उसके तुरंत बाद संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि भूमि से संबंधित कानून नहीं बना और जमींदार लोग मनमानी करने लगे, तो भूमि उन्मूलन से संबंधित कानून जरूरी हो गया संविधान लागू करने के तुरंत बाद। तो फर्स्ट जो है पहला ही संशोधन किया गया, पहला संशोधन, ठीक है। ये पहला समझ लो ना, संशोधन हो गया, पहला संशोधन हुआ। और कब हुआ? तो 1951 में ही करना पहला संशोधन। और कब? 1951। 50 में तो लागू हुआ था 26 जनवरी को, और 51 में ही इसको संशोधन करने की जरूरत पड़ी। किससे संबंधित था? तो भूमि उन्मूलन, भूमि से संबंधित, ठीक है, ताकि जो है जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। प्रारंभ में शुरू में इसमें कुछ ही भूमि से संबंधित कानून रखे गए थे, और इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि न्यायालय इस अनुसूची में जो भी कार्य रखे गए हैं या जो भी क्षेत्र रखे गए हैं, इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब इसमें अगर सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है, आपके पास ज़्यादा भूमि है, तो आप न्यायालय में जाके केस नहीं कर सकते और न्यायालय इस पर कोई निर्णय नहीं देगा। लेकिन अब नेता लोग इसमें धीरे धीरे कुछ अपनी बात भी इसमें डालने लगे, जिसमें हमारी जो है अधिकार स्पष्ट रहे और न्यायालय इसमें क्या करे, हस्तक्षेप नहीं करे। और धीरे धीरे इसमें 228 जो है कार्य क्षेत्र डाल दिए गए, जिसके बाद न्यायालय को मजबूर हो करके इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ी। और इसको आज के डेट में इसके कार्य क्षेत्र में भी न्यायालय जो है हस्तक्षेप कर सकता है। संशोधन करके फिर उसको जो है सुधारा गया कि इसके कार्य क्षेत्र में भी न्यायालय क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया 9वां। अब देखिए 10वां। 10वां में क्या हुआ? 10वां में, 11वां में और 12वां। 10वां जो था, 10वां में संशोधन किया गया, ये 1985 में किया गया। और 52वां संशोधन, 52वां, ये पहला, ये संशोधन पहला समझ ना, यहाँ पहला समझ रहे हो ना। 52वां संशोधन था। क्या संशोधन था? तो दल बदल। अब दल बदल क्या होता है? नेता लोग मान लो कि पंजा छाप पर या कमल छाप पर या लालटेन छाप पर या तीर छाप पर, किसी छाप पर टिकट मिला, खड़े हो गए, जीत गए, तो उसके बाद भाग गए दूसरी पार्टी। क्या हम इसमें नहीं रहेंगे, हम चल रहे हैं उधर, कोई लालच दे रहा है तो भाग गए दूसरी पार्टी में, उनको मंत्री बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
इसलिए इससे संबंधित कानून 52वां संशोधन किया गया और 1985 में एक दल बदल कानून बनाया गया कि जब तक आप उसके 2/3 सदस्य नहीं राजी हों, कि मतलब जितनी संख्या में आप जिस पार्टी से जीते हैं उसके 2/3 सदस्य नहीं राजी हो कि हम सभी लोग उसमें चलें, उस पार्टी में चलें, तब तक आप अकेले नहीं जा सकते। समझ में आ रही है ना? तो ये दल बदल कानून बना, ठीक है। इसके बाद आइए 11वां संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र रखे गए। 29 कार्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? 29 कार्य क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि पंचायती राज में, मतलब जो पंचायती राज का जो जीत करके व्यक्ति आएगा वो कौन कौन सा कार्य कर सकता है, 29 कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है कि उसके अधिकार में ये कार्य, जैसे गांव में सड़क बनाना, पोखरा तालाब इत्यादि का सौंदर्यीकरण करना, बाजार हाट को विकसित करना, स्कूल इत्यादि में नूतनीकरण या चार दीवारी का निर्माण करना, ये सभी कार्य क्या है पंचायती राज के अधीन। और इस तरीके से 29 कार्यों का वर्णन इसमें किया गया। और स्थानीय स्तर पर कोई झगड़ा हो जाए तो उसको निपटारा कर देना ताकि वो कोर्ट का चक्कर न लगाए, इस तरीके से और भी बहुत सारे, मतलब 29 इसमें कार्य क्षेत्र रखे गए। ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1952 में केस किया गया और 93 में अप्रैल महीने में इसमें 29 कार्य क्षेत्र हैं और ये 1992 में केस हुआ और 1993 में जाकर अप्रैल महीने में इसमें डिग्री मिली। तो कोई 92 में भी कहता है और कोई 93 में कह सकता है, तो 92 या 93 दोनों ऑप्शन जो है उसको मार देंगे। और ये संशोधन था कौन? तो 73वां संवैधानिक संशोधन था जिसमें पंचायती राज का गठन किया गया और 29 कार्य उसके बताए गए और उसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत सभा। अब ये पंचायत और नगर पंचायत क्या होता है पता है? इसके अंदर मात्र 18 कार्य क्षेत्र रखे गए, 18 कार्य क्षेत्र रखे गए। और ये भी कब हुआ? तो ये भी इसी के साथ हुआ 1992 और 1993 के अप्रैल महीने में। इसीलिए अप्रैल महीने में ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो नगर पंचायत क्या? नगर पंचायत और पंचायती राज में क्या अंतर? जैसे तुम्हारा गांव है, फतेहपुर पंचायत में पड़ता है तुम्हारा ये स्कूल, सतही स्कूल जो पड़ता है, तो सतही स्कूल फतेहपुर पंचायत में पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग खेती का कार्य करते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा या अन्य कार्य करते हैं। लेकिन अगर सतही गांव के लोगों में से 75% ध्यान से सुनना, अगर फतेहपुर पंचायत के 75% लोग, यानी कि मान लो कि पूरे फतेहपुर पंचायत में 100 लोग हैं, तो उसमें से 75 लोग गैर कृषि कार्य करते हैं, मतलब कृषि कार्य नहीं करते, खेती बाड़ी काम नहीं करते, या तो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं या अन्य किसी धंधे पानी में हैं। तो ये फतेहपुर जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, वो नगर पंचायत में घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अब नगरीकरण हो गया, लोग खेती का काम वहाँ नहीं कर रहे हैं, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? तो खेती का कार्य छोड़ के मतलब गैर कृषि कार्य कर रहे हैं। तो जो गैर कृषि कार्य करने वाले किसी पंचायत में लोगों की संख्या 75% पहुँच जाती है तो उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाता है। क्लियर? ये हुआ तुम्हारा ये अनुसूची। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर और थोड़ा सा बताएंगे, ये अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बहुत डिटेल से यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको उतार लो।